हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टार ट्रेक सीरीज की दूसरी मूवी जिसका नाम है स्टार ट्रेक इनटू द डार्कनेस। अगर आपने स्टार ट्रेक सीरीज की फर्स्ट मूवी नहीं देखी जो 2009 में रिलीज हुई थी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों मूवी की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक निबुरु नाम का प्लेनेट दिखाया जाता है। इस प्लेनेट पर कैप्टन जिम कर्क और बोनस दोनों ही एक सीक्रेट मिशन पर गए हुए होते हैं और इसी मिशन के दौरान इसी प्लेनेट पर एक ज्वालामुखी फटने वाला होता है और इसी ज्वालामुखी के फटने की वजह से पूरे प्लेनेट पर तबाही मचने वाली होती है और वहाँ पे जितने भी एलियंस होते हैं सारे मरने वाले होते हैं। अब जिम कर्क और बोनस उन लोगों की एक ज़रूरी चीज़ लेकर भाग रहे होते हैं, लेकिन अब जिम कर्क का पूरा क्रू उसी प्लेनेट पर मौजूद होता है। दरअसल उन्होंने अपने शिप को एक समंदर के अंदर छुपाया हुआ होता है। अब इसी प्लेनेट पर दूसरी तरफ हमें कैप्टन स्पॉक दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो ज्वालामुखी फटने वाला है उसी क्षेत्र में अब कैप्टन स्पॉक इंटर करते हैं। कैप्टन स्पॉक ने एक सेफ्टी सूट पहना हुआ होता है और जिस डोम से वो गए हुए होते अचानक से उनका संपर्क टूट जाता है और कैप्टन स्पॉक वहाँ पर पहाड़ पे आकर गिर जाते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी कुछ ही सेकंड में पहुँचने ही वाला होता है। अब कैप्टन स्पॉक के पास एक आइस कूलर डिवाइस होता है जिसके एक्टिवेट करने से सारा प्लैनेट फ्रीज हो जाएगा और जितनी भी ज्वालामुखी वो शांत हो जाएगी। इस वजह से वहाँ के सारे लोग बच जाएंगे। इसीलिए अब कैप्टन स्पॉक उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन कैप्टन स्पॉक के बचने के कोई चांसेस नहीं होते। तब वहाँ पर उसी शिप पर कैप्टन जिम कर्क और बोनस पहुँच जाते। वो अब स्पॉक के बारे में सारी जानकारी निकाल रहे होते, लेकिन स्पॉक उन्हें वहाँ पर उसे बचाने के लिए मना कर रहा होता है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है। जिस डिवाइस को कैप्टन स्पॉक ने एक्टिव किया होता है उसके एक्टिवेशन के लिए काफ़ी वक्त लगने वाला था। इसके पहले ही वो कैप्टन स्पॉक मारे जाने वाला था, लेकिन जिम कर्क की होशियारी की वजह से कैप्टन स्पॉक को जिम कर्क बचा लेता है और वो अपने शिप पर ले आता है। और जैसे ही वो डिवाइस एक्टिव हो जाता है सारा ज्वालामुखी फ्रीज हो जाता है और वो प्लेनेट बच जाता है और इसी के साथ साथ उनका मिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो लोग सेफली फेडरेशन की ओर निकल आते हैं। दोस्तों फेडरेशन ये सारे प्लेनेट ने मिलकर बनाए हुए एक संगठन होता है जो अंतरिक्ष में होने वाले बारीक से बारीक घटनाओं पर नजर रखता है और उन पर रिसर्च भी करता है। अंतरिक्ष में रहने वाले हर एक प्लेनेट को बचाने के लिए और उनके आने वाले खतरों से बचने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ा फेडरेशन बनाया हुआ होता है और इसी फेडरेशन के अंडर ये लोग काम कर रहे होते हैं। अब हमें लंदन शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर सन है 2259 और इसी लंदन शहर में हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका एक छोटा सा परिवार होता है और उस छोटे से परिवार में उसकी एक 9 साल की बच्ची होती है और उसे कैंसर होता है और इसी कैंसर की वजह से उस लड़की के पास ज़्यादा दिन नहीं होते और इसका इलाज भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा होता। इसीलिए वो फैमिली पूरी तरह से दुखी होती है और उसके पास अब कोई भी चारा नहीं होता। इसीलिए वो लोग अब उसी बच्ची को मिलने के लिए उसे हॉस्पिटल में गए हुए होते हैं। अपनी बेटी की ये हालत उसके पिताजी से देखी नहीं जाती, इसीलिए वो आदमी बालकनी में आकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक और अनजान आदमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं ही हूँ जो अब तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ। इसीलिए वो उसे काम करने के लिए कहता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत उस काम को करने के लिए हाँ कर देता है। अब दूसरी तरफ हमें फेडरेशन पर जिम कर्क और स्पॉक दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर कैप्टन स्पाइक से बात कर रहे होते, जहाँ पर कैप्टन स्पॉक ने जिम कर्क पर काफ़ी आरोप लगाए हुए होते। पिछले मिशन पर उन्होंने जो निबुरु प्लेनेट को बचाया था उस निबुरु प्लेनेट के मिशन पर कैप्टन कर्क ने काफ़ी नियम तोड़े थे और वो फेडरेशन के खिलाफ होते हैं। इसीलिए कैप्टन स्पॉक ने जिम कर्क पर वो आरोप लगाए हुए होते। इसी वजह से कैप्टन पाइक अब जिम कर्क के कैप्टनसी छीन लेते हैं और स्पॉक को कैप्टन बना देते हैं। अब दूसरी तरफ लंदन शहर में जिस बच्चे को कैंसर होता है उसके पिता को वो अनजान आदमी अपने खून से एक इंजेक्शन भरकर दे देता है। उसी इंजेक्शन के साथ साथ उसे एक अंगूठी भी देता है और वो आदमी अपनी बच्ची को इंजेक्शन के थ्रू दवाई दे देता है। इस वजह से वो बच्ची बच जाती है और जैसे वो बच्ची बच जाती है वो आदमी अपने दिए हुए काम को करने के लिए फेडरेशन की ओर निकल पड़ता है। दरअसल उस अनजान आदमी ने उस बच्ची के पिता को एक सुसाइड मिशन दिया होता है जहां पर वो फेडरेशन पर जाकर एक बहुत बड़ा धमाका करेगा और उसकी वजह से वहां के कई सारे क्रू मेंबर्स मर जाते हैं और वहां पर फेडरेशन पर ही बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसी वजह से अब सारे कैप्टन्स मिलकर वहां पे फेडरेशन पर एक मीटिंग बिठाते हैं। इसी मीटिंग में कैप्टन कर्क भी होता है।
इस मीटिंग के चीफ कैप्टन मार्कस होते हैं और इसी हमले का दोषी अब कैप्टन मार्कस एक आदमी को ठहरा रहा होता है जिसका नाम होता है जॉन हैरिसन, जो कि फेडरेशन के लिए ही काम करता था। अब वो बागी बन चुका है और इसी ने ये हमला करवाया है। लेकिन अब कैप्टन कर्क के मन में कुछ और ही चल रहा होता है, जहाँ पर ये बात अब कैप्टन मार्कस नोटिस कर लेता है। जिम कर्क को ये सब बातें कहने के लिए कहता है। तभी कैप्टन कर्क उन्हें ये बताता है कि उस कैप्टन या फिर जिसने भी ये हमला किया है उसने हम सारे कैप्टन्स को इकट्ठा करने के लिए ही ये सब प्लान किया हुआ है और वो हमें एक साथ मरवाना चाहता है। ये सब वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसी फेडरेशन की ओर एक और शिप आ जाता है और वो शिप देखते ही देखते उन पर हमला कर देता है और उन लोगों के बीच अफरा तफरी मचने लगती है। यहाँ पर कैप्टन कर्क बदले में उस शिप पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसी हमले में बहुत सारे कैप्टन मारे जाते हैं और कैप्टन पाइक को भी गोली लग जाती है। इस वजह से अब कैप्टन स्पॉक कैप्टन पाइक को बचाने के लिए उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाता है, तब जहाँ पर जिम कर्क उस आदमी पर गोलियां चला रहा था उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए वो वहाँ से एक पाइप निकालकर उस शिप के पंखे में अटका देता है। इस वजह से वो शिप नाकाम होने लगता है और तभी वो उस शिप के अंदर बैठे हुए आदमी को देख लेता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन हैरिसन ही होता है। अब वही अनजान आदमी जिसने हमला किया था वो अपनी शिप को छोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। और अब दूसरी तरफ जो था कैप्टन पाइक को भी गोली लग चुकी थी और उनका खून भी काफ़ी बह गया था, इसीलिए उनकी मौत हो जाती है। इस वजह से जिम कर्क काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो जॉन हैरिसन को बदला लेने की बात करता है। और अगले ही दिन उनकी शिप में से उन्हें एक डिवाइस मिलता है जहाँ पर एक ट्रैकर लगा होता है और इसी ट्रैकर की मदद से जिम को ये पता चल जाता है कि वो हमलावर किस दिशा में जाने वाला है। अब उसी हमलावर से बदला लेने के जिम कर्क कैप्टन मार्कस से बात करता है। वो उसे अपनी कमांड वापस लेने के लिए कहता है और उसे अपना क्रू भी वापस लेने के लिए कहता है, जिसकी वजह से उस क्रू की मदद से वो उस हमलावर तक पहुंचेगा और उसे ख़त्म कर देगा। साथ ही साथ जिम कर्क को यही बात पता चल जाती कि वो हमलावर एक क्रोनोस नाम के ग्रह पर जाने वाला है और ये लोग भी वही जाकर उसे पकड़ेंगे। ये सब प्लान जिम कर्क कैप्टन मार्कस को बताता है और कैप्टन मार्कस इस प्लान के लिए हाँ भी कर देता है और वो अपना क्रू लेकर अब उसी प्लेनेट की ओर चल पड़ते हैं। अब जिम कर्क और उसका क्रू मिलकर उसी फेडरेशन वाली शिप पर शिफ्ट हो रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। ये लड़की एक साइंस ऑफिसर होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन जिम कर्क को दे रही होती है और उसका नाम वो कैरल बता। उसकी खूबसूरती के आगे जिम कर्क उसे उस क्रू पर आने के लिए हाँ कर देता है। ये लोग अब फेडरेशन वाली वो उस बड़ी सी शिप पर पहुंच जाते हैं। ये शिप बहुत बड़ी होती है और इसका नाम होता है एनएसएस इंटरप्राइजेस। इस शिप में बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं जो कि एक प्लेनेट को भी तबाह कर सकते हैं और इसी शिप पर एक खास हथियार होता है जिसका नाम होता है टॉर्बिडोज। लेकिन यहाँ के इंजीनियर्स को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जो कि टॉर्बिडोज नाम का हथियार होता है वो एक स्पेशल तरीके से सील किया होता है और इसी हथियार को वो साथ ले जा रहे थे। जब वहाँ का सबसे होशियार इंजन होता है स्कॉटी, वो उस हथियार को चलाने के लिए अब स्पार्क को मना कर रहा होता है और वो कहता है कि भगवान के लिए इस हथियार को कभी भी इस्तेमाल मत करना। लेकिन कैप्टन जिम कर्क ये अच्छी तरह से जानता है कि वो जिस ग्रह पर जा रहा है, यानी कि वो जो क्रोनोस नाम का ग्रह है, उस पर जो ये लोग सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र काफ़ी खतरों से भरा हुआ है और इसके दौरान उन्हें काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से उन्होंने ये सब हथियार अपने साथ लिए थे। लेकिन उस हथियारों की वजह से वहाँ का इंजीनियर स्कॉटी काफ़ी नाराज़ होता है। वो नहीं चाहता कि इतने सारे हथियार वो उस शिप में लेके आए और उसी वजह से उस शिप का भी काफ़ी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा शिप तबाह हो सकता है। अब इसी बात को लेकर स्कॉटी और जिम कर्क में बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस के बीच स्कॉटी अब उस पोस्ट को छोड़ने के फैसला करता है और जिम कर्क भी उसे उस पोस्ट से निकाल देता है। कुछ घंटे बाद ये लोग अब उसी क्रोनोस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये क्रोनोस ग्रह के पास पहुंचते वो अपना शिप रोक लेते हैं और कैप्टन कर्क एक प्लान बना। उसी शिप पर एक uhura नाम की लड़की होती है और कैप्टन स्पॉक और कैप्टन कर्क मिलकर एक टीम बनाते हैं। उसी टीम में वो लोग एक छोटी शिप में बैठकर क्रोनोस ग्रह की ओर निकल जाएंगे और उस बड़ी सी शिप का कमांड अब एक सूलू नाम के आदमी, जो कि एक खुद पायलट होता है, उसी के पास दे देंगे। ये लोग अब क्रोनोस ग्रह की ओर निकल जाते हैं। अब कैप्टन कर्क और उसकी टीम उसी छोटी शिप की मदद से क्रोनोस ग्रह पर इंटर करते। जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हैं उनके पीछे अचानक से एक फाइटर शिप लग जाता है और उन पर हमला करने लगता है।
अब उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता, इसीलिए उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए वो अब उसी ग्रह के आसपास पहुंच जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर उसी शिप की मदद से वो लोग भाग रहे होते हैं। और भागते भागते ये लोग किसी अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। अब उसी अनजान जगह पर वहाँ के स्थानिक लोग उन्हें घेर लेते हैं और वो लोग उन पर अब हथियार डालकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच ये लोग फैसला करते हैं कि वो ऊहरा को उनसे बात करने के लिए भेजेंगे, क्योंकि ऊहरा को कई सारे भाषाओं का नॉलेज होता है और वो उनसे उन्हीं की भाषा में जाकर बात करती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लोग जैसे ऊहरा पर हमला ही करने वाले होते तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। ये अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि जॉन हैरिसन ही होता है। और जॉन हैरिसन इतना ताकतवर होता है कि कई सारे लोगों को वो मार देता है और उसके हथियारों के आगे और वही सारे लोग मारे भी जाते हैं। ये सारे लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। जिम कर उस आदमी को देखता ही रह जाता है और वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। ये लोग समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उस क्रोनोस ग्रह के लोग पूरी तरह से जिम कर्क और स्पॉक पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में स्पॉक और जिम कर्क छुपते छुपाते उन आदमियों से मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच जॉन हैरिसन अब उन दोनों की मदद करता है। ये देखकर जिम कर्क काफ़ी चौंक जाता है और स्पॉक भी काफ़ी चौंक जाता है। वो जॉन हैरिसन अब इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है, इसीलिए वो लोग अब उससे सवाल करते हैं। लेकिन जॉन हैरिसन बदले में उनसे एक सवाल करता है कि उन लोगों ने उन टॉर्बिडोज को कहाँ रखा है और उनका क्या करने वाले, क्या वो इस ग्रह पर टॉर्बिडोज चलाने वाले और वहां पर कितने टॉर्बिडोज है, ये सब जिम कर्क से पूछ रहा होता है। और इसी वक्त अब जॉन हैरिसन उन लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन कैप्टन पाइक की मौत की वजह से जिम कर्क काफी गुस्से में होता है और वो अपने इमोशंस में आकर अब वो जॉन हैरिसन को पीटने लगता है। लेकिन इस पिटाई की वजह से जॉन हैरिसन पर खास फर्क नहीं पड़ता और ये लोग समझ जाते हैं कि जॉन हैरिसन काफी पावरफुल आदमी है और उसके पास काफी ताकत है। इसीलिए वो अकेले ही पूरे क्रोनोस के पूरे टीम को अकेला ही मार देता है। लेकिन अब जॉन हैरिसन ने खुद होकर अपने आप को सरेंडर किया, इसीलिए ये लोग अब उसे इंटरप्राइजेस वाले शिप पर ले आते हैं। अब इसी इंटरप्राइजेस शिप पर अब जॉन हैरिसन को एक स्पेशल लॉकअप में रखा जाता है, जहां पर कैप्टन जॉन्स उससे एक ब्लड सैंपल लेता है। उस ब्लड सैंपल को एक चूहे पर टेस्ट करता है, जो चूहा मरा हुआ होता है। जैसे ये लोग अब जॉन हैरिसन को लेकर अब वो फेडरेशन की ओर निकलने ही वाले थे, तभी उनका शिप खराब हो जाता है और इसी शिप में अब उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि इस शिप में क्या गड़बड़ी हुई है। इसी बीच जॉन हैरिसन अब कर्क को कई सारी बातें सुनाने लगता है, जिससे उसे उस शिप के बारे में कई सारी जानकारी हो। लेकिन अब जिम कर्क उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो अब इंजन सेक्शन में जाकर उन इंजीनियर से बात करता है। जिम कर्क को एक और बात सता रही थी जो जॉन हैरिसन ने कही हुई थी। वो एक टॉर्बिडोज के बारे में पूछ रहा था, जो कि वहाँ के सबसे बड़े हथियार होते हैं और उसी बात को लेकर जिम कर्क काफी परेशान होता है। इसीलिए वो उन टॉर्बिडोज को खोलना चाहता है, उसके अंदर क्या है वो देखना चाहता है। लेकिन उसके आगे एक सवाल होता है कि उन टॉर्बिडोज को खोलेगा कौन। इसीलिए कैप्टन स्पॉक अब जॉन कर्क को एक सलाह देता है। वो उसे बताता है कि हमारे शिप पर एक साइंटिस्ट है, लेकिन उसने अपनी पहचान झूठी बताई। उस लड़के का नाम कार्लायर मार्कस होता है और वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि वेपन स्पेशलिस्ट होती है और वो काफ़ी तरह के वेपन्स को अच्छी तरीके से जानती है। इसीलिए डॉक्टर जॉनस और कार्लायर मार्कस मिलकर उसी प्लेनेट पर इंटर करते हैं और छोटी शिप की मदद से वो उस टॉर्बिडोज को उस ग्रह पर ले आते हैं और वहाँ पर वो लोग उस टॉर्बिडोज को खोलने वाले होते हैं। लेकिन कार्लाइल उस टॉर्बिडोज को खोल नहीं पाती। टॉर्बिडोज नाम का वेपन पूरी तरह से लॉक होता है। उसे अनलॉक करने की कोशिश में बोनस का हाथ उसमें अटक जाता है और वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से ये लोग डर जाते हैं। लेकिन कैप्टन मार्कस में से एक स्विच निकाल लेती है और तभी वहाँ पर वो टॉर्बिडोज डीएक्टिव हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। जैसे ही वो टॉर्बिडोज के अंदर देखते ये लोग चौंक जाते हैं। दरअसल उस टॉर्बिडोज के अंदर एक आदमी होता है और वो फ्रीज किया हुआ होता है। सब देखकर जिम कर्क काफ़ी हैरान हो जाता है और वो तुरंत जाकर जॉन हैरिसन से बात करता है। जॉन हैरिसन उसे ये बताता है कि वो टॉर्बिडोज में जो आदमी है वो मेरे क्रू का मेंबर है और जितने भी शिप और टॉर्बिडोज है वो सारे मेरे क्रू के मेंबर है। उनका भी एक प्लैनेट हुआ करता था और उसी प्लैनेट को तबाह कर दिया गया है और इसमें फेडरेशन की गलती है, ऐसा जॉन हैरिसन मानता है और इसी वजह से वो फेडरेशन से बदला लेना चाहता है। और जॉन हैरिसन काफ़ी ताकतवर होता है, उसी तरह से उनके क्रू मेंबर भी काफ़ी ताकतवर हो सकते हैं, जो कि एक साथ मिलकर कई सारे प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी कई सारे प्लैनेट को तबाह कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें वो प्लैनेट का खतरा मानते हुए उन्हें उन टॉर्बिडोज में डाल दिया गया था। और साथ ही साथ जॉन हैरिसन जिम कार्क को ये बताता है कि उन टॉर्बिडोज के पीछे उसी फेडरेशन के चीफ का था जिसका नाम मार्कस है।
अपने निजी फायदे के लिए मार्कस ने जॉन हैरिसन और उसकी टीम को इस्तेमाल किया था और काम खत्म हो जाने के बाद उन्हें उन टॉर्बिडोज में डाल दिया था। और कई सालों बाद जॉन हैरिसन को उन टॉर्बिडोज में से छुटकारा मिल जाता है और वो अपने क्रू को बचाने के लिए ही ये सब उसने किया था और वो हमला भी उसने ही करवाया था, क्योंकि वो अपने टॉर्बिडोज को बाहर निकाल सके और उन लोगों को भी बाहर निकाल सके। और जॉन हैरिसन का असली नाम खान होता है, इसीलिए वो उसे अपनी असली पहचान बताता है। और जिम कर ये सब बातें सुन ही रहा होता है, तभी वहां पर अचानक से सिग्नल मिलने लगते हैं और उनका क्रू उन्हें बताता है कि अचानक से एक बहुत बड़ा सा शिप उनके शिप की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए कैप्टन अब ब्रिज पर आ जाते हैं और वो देखते हैं उसके स्क्रीन के सामने और कोई नहीं बल्कि उनका ही फेडरेशन का एक बहुत बड़ा सा शिप उनके सामने आकर खड़ा हुआ है। उसी शिप में चीफ मार्कस अब जिम से बात करते हैं उस खान को कहाँ रखा है और उसने उन खान से बात की है, ये भी सारी बातें वो उनसे कर ही रहे होते। तभी जिम सारी सच्चाई अब मार्कस के सामने बता देता है और वो उसे खान को उसकी ओर लौटाने से मना कर देता है। कैप्टन जिम का शिप वहाँ के इंजीनियर रिपेयर करने लगते हैं और मौका देखते ही ये लोग उस फेडरेशन के शिप से बाहर निकल जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ ही देर में कैप्टन मार्कस का शिप उनका पीछा करके उनके सामने आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है और देखते ही देखते कैप्टन मार्कस का शिप उन पर हमला करने लगता है। अब जिम करके शिप पर चीफ मार्कस की ही बेटी होती, इसीलिए चीफ मार्कस उससे बात करता है और उसे अपने शिप पर अपने यंत्र से ले आता है। इसीलिए वो अब फिर से उसी इंटरप्राइजेस वाले शिप पर हमला करना शुरू कर देता है। और इसी हमले के बीच जॉन हैरिसन यानी कि खान अब उन घर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग उस फेडरेशन वाली बड़ी सी शिप को छोड़कर भागने का फैसला करते हैं और वो कई हद तक भागने के लिए कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनका शिप वहां तक पहुंच जाता है और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दे। इस फायरिंग की वजह से अब इंटरप्राइजेस शिप का काफी नुकसान हो जाता है। अब खान और जिम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग अब उसी बड़े से इंटरप्राइजेस वाली शिप पर इंटर करेंगे जहाँ पर वो लोग उनसे लड़ाई करेंगे और उस शिप को हथिया लेंगे। इसीलिए वो लोग एक स्पेस में एक गुप्त रास्ता तैयार करते हैं और उसकी मदद से वो लोग स्पेस में ट्रैवल करके उनके शिप तक पहुंचेंगे। इसीलिए वो लोग एक स्पेशल सूट पहन लेते हैं और बिना शिप के वो लोग अब उस शिप में डायरेक्टली इंटर करने वाले थे, इसीलिए वो एक रास्ता बनाते हैं। उसी रास्ते की मदद से ये लोग अब उस बड़े से इंटरप्राइजेस यानी कि मार्कस के शिप तक पहुंच जाते हैं और जैसे ये लोग शिप में इंटर करते हैं उनकी मदद वहाँ का स्क्वाड्रन करता है जो कि उसी शिप में आया हुआ होता है। उसकी मदद से ही वो लोग उसी शिप में इंटर कर पाते हैं। अब उस शिप का कैप्टन स्पॉक को बना दिया जाता है। अब स्पॉक सबसे पहले खान के बारे में इंक्वायरी निकालता है। वो सबसे पहले अपने पिताजी यानी कि वो किसी समय में फेडरेशन के लिए ही काम किया करते थे, उनका सामना खान से पहले हो चुका है, इसीलिए वो स्पॉक से बात करते हैं। ये सीनियर स्पॉक होते हैं और इनसे वो सारी जानकारी निकाल लेते हैं। खान हालांकि एक बागी होता है और उसने फेडरेशन से बदला लेने के लिए ही ये सब चाल चली हुई होती है और वो मार्कस के खिलाफ भी एक जंग छिड़ चुकी है और मार्कस ने भी अपने निजी फायदे के लिए ही ये सब किया हुआ था, लेकिन इससे दोनों की वजह से फेडरेशन को ही नुकसान होने वाला है। इसीलिए अब जैसे ही खान उस बड़ी सी फेडरेशन शिप पर पहुंचकर वहाँ के कई सारे लोगों को मार देता है और देखते ही देखते वो चीफ मार्कस तक भी पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है और इसके बाद वो जिम को भी बेहोश कर देता है। जैसे ही जिम बेहोश हो जाता है वो अब इंटरप्राइजेस शिप पर कांटेक्ट करता है और वो स्पॉक से बात करता है और तभी उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि ये सब उसने एक चाल चली हुई थी और इसी चाल में अब तुम लोग फंस चुके हो और वो फेडरेशन वाले जितने भी टॉर्बिडोज है वो अपने हवाले कर दो, यानी कि वो अब उन टॉर्बिडोज को पाना चाहता है और उन्हें खोलकर अपने क्रू को जगाना चाहता है। ये सब उसका एक प्लान का हिस्सा था, इसीलिए वो अब स्पॉक को धमकी देता है अगर टॉर्बिडोज को उसके हवाले नहीं किया तो वो पूरे फेडरेशन को यानी कि उसके शिप को भी उड़ा देगा और वो पूरे फेडरेशन को भी उड़ा देगा। स्पॉक अब उन टॉर्बिडोज को देने के लिए हाँ कर देता है और वो उस यंत्र की मदद से खान अब उस शिप से अपने शिप ने उन टॉर्बिडोज को ले लेता है और देखते ही देखते वो जिम कर्क और उसकी टीम को उस फेडरेशन वाली शिप में शिफ्ट कर देता है और उसके बाद वो फेडरेशन वाली शिप पर हमला करने लगता है और उसे तबाह करने लगता है। अब स्पॉक को ये पता होता है कि खान ने किस सेक्शन में उन टॉर्बिडोज को रखा हुआ है और मौका देकर स्पॉक अब उस सेक्शन पर हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरा जहाज नाकाम हो जाता है। इसी वजह से अब खान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन खान का शिप अब ग्रेविटी की वजह से अर्थ की ओर खिसकने लगता है और वो ग्रेविटी की फोर्स में आकर क्रैश हो जाता है।
अब जिम के शिप में भी पूरी तरह से पावर कट चुकी थी, इसीलिए जिम का भी शिप पूरी तरह से नाकाम हो गया था। लेकिन जिम को ये बात पता थी कि ये शिप कहाँ से पावर मिलती है, लेकिन वो एक रेडिएशन जोन होता है और वहाँ से जाने के लिए कोई भी आदमी तैयार नहीं था। लेकिन जिम बहुत से रेडिएशन वाले जगह पर चला जाता है और वहाँ पर वो सप्लाई शुरू कर देता है। लेकिन इस वजह से जिम पर रेडिएशन का असर हो जाता है और रेडिएशन के असर हो जाने की वजह से जिम की मौत होने वाली होती है। इसीलिए अब जिम उसी सेक्शन का दरवाजा लॉक कर लेता है और अपने आप को भी लॉक कर लेता है। जिम अब मरने वाला होता है और उसकी ये हालत देखकर स्पॉक काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से धरती पर पहुंच जाता है। सबसे पहले खान के पीछे लग जाता है और वो खान को पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी हाथापाई होने लगती है। अब जिम के पास कुछ ही घंटे बचे हुए होते हैं। अब वो कुछ घंटे बाद मरने वाला था, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर जॉनस होता है उसने खान का ब्लड निकालकर एक चूहे को दिया होता है। उसी वक्त वो चूहा जिंदा हो जाता है और उसे देखकर अब जॉनस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जो पूरा नाम की लड़की होती है उसे वो धरती पर शिफ्ट कर देता है और उनकी लड़ाई रोकने के लिए कहता है, क्योंकि खान का ब्लड जिम की जिंदगी लौटा सकता है। इसीलिए वो सबसे पहले ये बात अब उसी लड़ाई के बीच वो स्पॉक को बताती है और स्पॉक अब तभी वहाँ पर स्पॉक काफ़ी गुस्से में होता है और कैप्टन को मार ही डालने वाला था, लेकिन ऊरा की वजह से वो उसे नहीं मारता, वो उसे बेहोश कर देता है और उसी के ब्लड की मदद से अब जिम को भी बचा लिया जाता है और जिम कई हफ्ते बाद होश में आ जाता है और वो डॉक्टर जॉनस की वजह से उसकी जान बच जाती है। इसी मूवी की शुरुआत में खान ने उस बच्ची की जान अपने खून से ही बचाई थी और उसी के खून की वजह से उस चूहे में भी जान आ गई थी, यानी कि खान के खून की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती थी और इसीलिए कैप्टन मार्कस को भी खान की तलाश थी और वो उसे जिंदा पाना चाहता था। इसी वजह से ये लोग फेडरेशन वाले उस खान के पीछे लगे हुए थे। लेकिन अब फेडरेशन को नया चीफ मिल गया था और फेडरेशन के नए चीफ ने यह फैसला किया था कि वो खान और उसकी टीम को टॉर्बिडोज में ही रहने देगा। इसीलिए खान को भी अब टॉर्बिडोज में ही शिफ्ट किया जाता है और इसी के साथ साथ अब स्टार ट्रेक के नए कैप्टन यानी कि एक नए पोस्टिंग पर जिम कर्क और स्पॉक को दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, स्टार ट्रेक इनटू द डार्कनेस ये मूवी 2013 में रिलीज की गई थी। इस मूवी को साईफाई एक्शन कैटेगरीज में रखा गया है और इस मूवी के डायरेक्टर है जे एब्राम्स और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, स्टार ट्रेक सीरीज़ की ये दूसरी मूवी थी। दोस्तों, अगर आप स्टार ट्रेक सीरीज़ की पहली मूवी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप स्टार ट्रेक सीरीज़ की तीसरी मूवी देखना चाहते हैं जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जो कि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। मिलता रहूँगा एक और नई मूवीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।